बीस के दांत। बीस के दांत कहानी किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। बीस के दांत कहानी किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ है। जन्म कब हुआ है? 18 फरवरी 1916 में हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना के बदरघाट में हुआ है। ये आपको हमेशा याद रखना है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? 18 फरवरी 1916 को हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना के बदरघाट में हुआ है। इनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है पंडित रमावतार शर्मा। पंडित रमावतार शर्मा इसके पिताजी का नाम है। माता का नाम क्या है? रत्नावती देवी, रत्नावती शर्मा। आपको यहाँ से ये कुल मिला के 4 क्वेश्चन याद रखना है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? 18 फरवरी 1916 को हुआ है। कहाँ हुआ है? पटना के बदरघाट में हुआ है। इनके पिताजी का क्या नाम है? रामावतार शर्मा। माता का क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। ये नलिन बिलोचन शर्मा के परिवार के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है। यदि हम इससे आगे बढ़ें तो ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए थे और 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी मृत्यु हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 1961 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने कुछ किताब लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं। उन रचनाओं का नाम हल्का हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला जो रचना है आपका, ये आपका दृष्टिकोण है। ये इनका दृष्टिकोण एक रचना है, एक रचना लिखा है। दूसरा लिखा है साहित्य का इतिहास दर्शन, इसी ने लिखा है साहित्य का इतिहास दर्शन। इन्हीं प्रकार से यदि और आगे बढ़ें तो आपको पता चलेगा ये सिल्प भाषा के अग्रही लेखक थे। ये सिल्प भाषा के अग्रही लेखक थे। यह जो कहानी है बीस के दांत कहानी, बीस के दांत कहानी, बीस के दांत और अन्य कहानियों से लिया गया है। यह जो कहानी कहाँ से लिया गया है? बीस के दांत और अन्य कहानियाँ नामक एक कहानी संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कहानी संग्रह से लिया गया है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, यह कहानी क्या करती है? यह कहानी मध्यम वर्गीय का अंतर विरोध करता है। इस पॉइंट को भी याद रखना है। कहानी जो है मध्यम वर्ग के अंतर विरोध का उजागर करता है। जो मध्यम वर्ग परिवार है, उस परिवार में जो भी समस्याएं होती है, उनके अंदर जो अंतर विरोध है, फैमिली में जो पारिवारिक विरोध है, उसको उजागर करता है। यह कैसी कहानी है? यह एक सामाजिक संदर्भ की कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक संदर्भ की कहानी है। और यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी दिखाता है। यह कहानी आर्थिक रूप से, यह कहानी किससे? आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग के भीतर की एक सेन साहब है और उसकी एक जैसी श्रेणी उभरती है, महत्वाकांक्षी है। और सफ़ेद पोषों के भीतर लिंग भेद की जो भावना है, जो अमीर लोग हैं जो लिंग भेद की भावना को छिपाए हुए हैं, उसको भी दिखाता है। यदि आप इसकी बात कीजिएगा, दूसरा इसके घर में जो नौकरी करता है, सेन साहब के घर में जो नौकरी करता है, सेन साहब के घर में जो नौकरी करता है, वह उसका नाम है गिरधर लाल। उसका क्या नाम है? गिरधर लाल। याद रखना है, सेन साहब के घर में जो नौकरी करता है उसका क्या नाम है? गिरधर लाल। और उनके ऊपर जो बंदिश है, यह कहानी कैसी कहानी है? यह कहानी सामाजिक लिंग भेद को छुपाते हुए कुपरिणामों को दिखाता है। हम अब कहानी की ओर चलते हैं। यदि आप पेज नंबर 7 पे आएंगे, एनसीईआरटी का, बिहार सरकार का जो किताब है बीटीसी बुक, उस कहानी में आपको एक हेडिंग के तौर पे दिखाई देगा 20 के दांत। 20 के दांत कहानी का
हम शुरुआत कर रहे हैं। इस कहानी में है सेन साहब की एक नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। और वो कार कैसी है? कार जो है काली रंग की है, चमकती हुई है, स्टीमल कंपनी की है। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे। कैसी का गाड़ी है? काली रंग की है। कैसी गाड़ी है? काली रंग की गाड़ी है। और किस कंपनी की बनी हुई है? स्टीमल एंड कंपनी की। एक कंपनी है जैसे अभी टाटा, होंडा, मारुति सुजुकी कंपनी चलती है। उस समय जिस समय कहानी लिखी गई उस समय स्टीमल एंड कंपनी थी और वो काली रंग की चमकती हुई एक कार खरीदा था, नई मोटर कार, बंगले के सामने में। यानी कि जो सेन साहब हैं बंगला में रहते हैं, बड़े बंगले घर में रहते हैं, उनके सामने हैं। यहाँ तक कि कोयल घोंसले में कब उड़ जाए, ऐसा लगता है इतनी उसको हमेशा कोयल घोंसले में कब उड़ जाए। सेन साहब को इस बात का नाज है। आपसे पूछा जाएगा सेन साहब को किस बात का नाज है? सेन साहब को इस बात का नाज है कि उसकी जो गाड़ी है वो कितने में आई है? बिल्कुल 7,500 में आई है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेन साहब के लिए यह गाड़ी का कितने में आई है? 7,500 में नई कार आई है। पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, सेन साहब की कार कितने में आई है? 7,500 में। किस रंग की आई है? किस कंपनी की है? स्टीमल एंड कंपनी की। और काली रंग ऐसा कि उसमें अपना मुंह देख लीजिए, आसानी से दिख जाएगा। अच्छा, उसका एक ड्राइवर भी है और साफ सफाई करने वाला सोफर भी। हम जब भी ड्राइवर बोलेंगे, जब सोफर बोलेंगे, क्लीनर बोलेंगे अंग्रेजी में, हो सकता है। काले रंग और ऐसी चमक कि उसके मुंह देख सके। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो उसके घर में जो क्लीनर है, यदि कार पे एक भी दाग दिख गया तो क्लीनर जो साफ करता है, क्लीनर मतलब क्या? जो साफ करता है। ध्यान दीजिएगा, जो क्लीनर है उसकी वो जो कि सामत समझो, उसे बहुत गाली गलौज दिया जाता था, साफ नहीं किया है, बहुत तरह की बातें कहा जाता था। किसको? ड्राइवर को। और किसको? सोफर को। उसकी जो पत्नी है उसको हम लोग मैम साहब कहते हैं। और मैडम तो बोल दिया था, मैम साहब बोल दिया था, कहा था कोई भी आदमी गाड़ी के आगे खोखा खोखी नहीं कर सके। ध्यान देना, क्या बोल दिया था? कोई भी आदमी गाड़ी के पास खोखा खोखी भी नहीं कर सके, गाड़ी के पास फटकने भी नहीं पाए। ऐसा किसने कहा था? मैम साहब ने। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लड़कियां तो थी उसके घर में 5। सेन साहब को कितनी लड़की थी? 5 लड़की थी और एक बेटा था। इस वर्ड पे ध्यान रखना। कितनी लड़कियां थी? 5। कितनी लड़की थी? 5। क्या को बेटा था? 1। संतान कितने हो गए? 6। पुत्री 5, पुत्र 1, कुल 6। तो टॉपिक यह है कि लड़कियां तो कैसी थी? लड़कियां जो थी पूरे के पूरे सुशील थी। लड़कियों कैसी थी? सुशील लड़की थी, सीधी लड़की थी, सज्जन लड़की थी, एकदम शांत रहने वाली लड़की थी। और 5 ठारी लड़कियां ताजीब और तमीज की ऐसी जीती जागती मूर्ति। उसको इतना माँ बाप सिखाया था, बेटी ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, यानी कि क्या क्या नहीं करना, खूब सिखाया था। मिस्टर और मिसेज सेन से उन्हें क्या नहीं करना चाहिए या तो सिखाया गया हो या नहीं हो, लेकिन उसे ऐसी तालीम दिया था बस। और आपको याद रखना है सेन साहब क्या सोचते थे। सेन साहब क्या सोचते थे? जो सोचते थे उस बात को हम समझना चाह रहे हैं। वो सोचते थे लड़कियों क्या है? कठपुतली है। उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। लड़कियों क्या है? लड़कियों क्या है? लड़कियों क्या है? लड़कियों क्या है? कठपुतली है। और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। ये कथन जिसको हम अभी बॉक्स में डाल दिए हैं, इसको याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा है। ये लड़कियों क्या है? कठपुतली है। लड़कियों क्या है? कठपुतली है। और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। किसको गर्व है? सेन साहब को गर्व है, मेरी बेटी मूर्ति के समान जैसी है, कोई तोड़ती फोड़ती नहीं है, वो किसी भी सामानों को तोड़ती फोड़ती नहीं है, वो दौड़ती है, खेलती भी है, लेकिन कब? सिर्फ शाम के वक्त। और उन्हें सिखाया गया, अरे बेटी सेहत के लिए खेलना जरूरी है।
यहाँ तक कि वो हंस भी नहीं सकती है, मुस्कुराहट उसके होठों पे ला सकती है, इतनी धीरे से मुस्कुराती है। सोसाइटी की जो तरीक़ाएँ हैं, बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियां हैं, वो भी इनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख सकती है। पर आज तक किसी ने भी सेन साहब के पांचों बेटी को खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए, हंसते हुए किसी ने नहीं सुना है। किसके बारे में नहीं सुना है? पांचों बेटी हंसता हो कभी नहीं सुना है। आगे बढ़ते हैं। नहीं सुना है। सेन साहब के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, जो उनसे मुलाकात आते हैं, मुलाकाती के लोग आते हैं घर पे, जो मिलने आते हैं, वो लोग के साथ भी बच्चे होते हैं, तो वो लोग जब परेशान हो जाते हैं तो खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन है। एक तुम लोग हो और एक क्या है? मिसेज सेन है। मिसेज सेन की लड़कियां, देखो एक बच्चा कैसे खटपट करता है, देखो उसकी बेटी कैसे शांत रहती है। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ तो रहा भी नहीं जाता। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़की का सवाल है, उससे मोटर कार को कोई चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। उनके घर में जो कार था, उनके घर में जो काली रंग की कार थी, 7,500 में जो लाई गई थी कार, उस कार को, उसकी चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। किससे खतरा नहीं था? बेटी से खतरा नहीं था। लेकिन उसको एक बेटा भी तो था, दुलड़वा बेटा, इकलौता बेटा। बेटा का नाम क्या था? खोखा। सेन साहब के बेटा का क्या नाम था? खोखा था। इस बेटा को प्यार से लोग कासू भी कहते थे, कासू। खोखा का दूसरा नाम कासू। हम जब कभी कभी कासू बोल देंगे तो बुझ लीजिएगा कि सेन साहब के बेटा की बात कर रहे हैं, कासू की बात कर रहे हैं। खैर, अब कासू क्या था? कासू जो था खोखा जो एक ही है, और है कैसा? सबसे छोटा है। दूसरा बात, खोखा क्या है? नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। बाप मान लिया था हमसे बेटा पैदा नहीं होगा, 5 बेटी हो गई बेटा की चाह में। अंत में नाउम्मीद, ध्यान देना कैसा बोल जी, नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। आंखों की तारा है, आंखों का तारा मुहावरा है। आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना। यह नहीं है कि मिसेज सेन अपने आप को बूढ़ा मानने के लिए, जब बेटा हो गया तो अपने आप को बूढ़ा मानने के लिए भी वो तैयार नहीं है। सोचने लगा मैं तो अभी बुरा नहीं, मैं बेटा पैदा कर सकता हूँ, ऐसी मन में उसकी भावना होने लगी। सेन साहब सचमुच बुरे नहीं लगते, लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यही है कि खोखा का आविर्भाव, खोखा का जन्म तब हुआ है जब उन दोनों को, दोनों पति पत्नी को, सेन साहब को, मेम साहब को कोई उम्मीद नहीं था हमसे बेटा, हमको बेटा भी होगा। और याद रखना, खोखा किसका अपवाद था? खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा क्या था जी? जीवन नियम का अपवाद था। जिंदगी के जो नियम थे वो खोखा पर लागू नहीं होते थे। किस पर लागू नहीं होते थे? खोखा पर लागू नहीं होते थे। खोखा के लिए घर के अलग नियम थे और परिवार के अन्य लोगों के लिए अलग नियम थे। तो इसीलिए घर में यदि किसी से कार को खतरा था तो किससे खतरा था? खोखा से कार को खतरा था। खोखा को कार से क्या था? खोखा को कार से क्या था? खतरा था। अब हम पांचों बेटियों की बात कर लेते हैं। पांचों बेटी कौन कौन थी? पांचों बेटी का आपको नाम भी याद रखना है। थोड़ा सा बेटी का नाम याद रखना है। बेटी का नाम क्या क्या था देखते हैं। बेटी का नाम सीमा था, रजनी था, आलो था, शेफाली था, आरती था। पूछेगा सेन साहब को कितनी पुत्री थी? 5 पुत्री थी। पांचों पुत्री का नाम बोलिए। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 हुई, 5 बेटी हुई। ये पांचों बेटी के लिए घर के नियम अलग थे और दूसरे तरह की शिक्षा थी।
खोखा के लिए अलग थे और दूसरी शिक्षा व्यवस्था थी। बेटा है, बेटा को आज भी समाज में बेटा बेटी में बहुत लोग भेदभाव करते हैं। बेटा को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, बेटी को जो साधारण स्कूल है गांव, जिसे गांव घर का एक स्कूल है, उस स्कूल में भेजते हैं, मिडिल स्कूल में। बेटा को पढ़ने के लिए पटना, दिल्ली, कोटा भेजता है पढ़ने के लिए। बहुत कम ही लोग होते हैं जो बेटी को भी दूर भेजते हैं पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कहने के लिए तो सेनों का कहना था, सेन साहब कहते थे खोखा आखिर बाप का बेटा ठहरा। सेन साहब चाहते थे मेरा बेटा इंजीनियर बने, और बेटा को इंजीनियर की ट्रेनिंग बचपन से दी जा रही थी। यह बात है कि खोखा के दुर्लित स्वभावों के कारण ही, ध्यान देना, खोखा का जो स्वभाव है, खोखा का जो क्या है स्वभाव है, खोखा के दुर्लित स्वभाव के कारण सेन साहब ने सिद्धांत को बदल दिया था। वह बेटा के अनुसार ही पूरा दुनिया को मान कर चलता था। बेटा जो कर रहा है वो सब सही कर रहा है। अक्सर होता ये था कि सेन के परिवार के दोस्त आते थे, सेन साहब के घर में कोई ना कोई भेंट करने के लिए आते थे, और उसका जो भड़कीला ड्राइंग रूम था उस रूम में जाके बैठते थे। बातचीत की जब कोई विषय नहीं मिलती थी तो स्वाभाविक सी बात है, बताइए आपका बेटा क्या कर रहा है, आपको कितने बेटे हैं, कितने बच्चे हैं। इन्हीं सब बात होते होते यह बात उठ जाती थी कि किसका लड़का क्या करेगा। आपस में लोग चर्चा करने लगते थे। जब यह बात उठती थी तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शिता फरमाते थे। बड़ी मौलिकता से कहते थे, बहुत ही को कहते थे, क्या फरमाते थे, मैं तो अपने लड़के को अपने ढंग से काम करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। वह तो अपने तरह का बेटे को बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। पूछा जाएगा आपसे, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब आगे बोलते हैं, देखिए ना बेटा, सेन साहब को कहते हैं खोखा मेरा 5 साल का, और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, खोखा कितना साल का है? 5 साल का। खोखा कितने साल का है? 5 साल का। खोखा कितने साल का है? 5 साल का है। लोग कहते हैं उसे किरण गार्डन स्कूल भेज दो, जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल होता है, किरण गार्डन स्कूल, जो यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी आदि होता है, वो स्कूल भेज दो, लोग कहते हैं। तब सेन साहब कहते हैं, देखिए मैंने उसका यही इंतजाम किया है। कारखाने का जो बढ़ई है, कारखाना में जो बढ़ई है, उसका फैक्ट्री में जो बढ़ई है, उस मिस्त्री को बोल दिया है, मिस्त्री 1-2 घंटा के लिए आकर उसके साथ कुछ ठीक ठाक में ना ठोकने उकने के लिए सिखा दिया करना। इससे बच्चे की उंगली अभी से औजार पकड़ने से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग तो यही नहीं समझता है, ऐसा सेन साहब सोचते हैं। एक दिन की वाकया है, ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठ के गपशप कर रहे थे। उसमें से एक साधारण हैसियत का अखबार नवीस थे, पत्रकार थे। अखबार नवीस कहते हैं पत्रकार को, अखबार नवीस किसको कहते हैं? पत्रकार को। और सेन के दूर के रिश्तेदार थे, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी थे, और पत्रकार के साथ में उसका छोटा लड़का भी आया था, जो था तो खोखा से छोटा। कैसा था लड़का वो? खोखा से छोटा, पर था कैसा? बहुत समझदार लड़का था, बहुत होनहार लड़का था। कौन किसका लड़का? पत्रकार का लड़का, छोटा लड़का था, खोखा से छोटा लड़का था, बड़ा समझदार लड़का था, बड़ा होनहार लड़का था। किसी ने उसकी हरकत को देख के थोड़ा सा तारीफ कर दिया, पत्रकार के बेटा का तारीफ कर दिया। उस सेन साहब से पूछा कि आपका बच्चा तो स्कूल जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने कहना शुरू कर दिया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को क्या बनाने जा रहा हूँ? कौन सोचता था? सेन साहब। बच्चा 5 साल का, और बच्चे में कह रहा है मैं बच्चा को इंजीनियर बना जाऊँ। वे ही बात को दोहराते, सबको कहते थे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। एक पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि
पत्रकार महोदय से जब पूछा गया स्पष्ट करके, तो पत्रकार महोदय से पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में आपका क्या ख्याल है। तो पत्रकार महोदय ने जो जवाब दिया, यह जवाब हमको आपको सबको याद रखना चाहिए। क्या जवाब दिया? मैं तो चाहता हूँ कि जो मेरा बच्चा है वो क्या बने, जेंटिलमैन जरूर बने, और जो कुछ भी बने उसका काम है वह उन्हें पूरी आज़ादी रहेगी। पत्रकार महोदय ने क्या जवाब दिया? मेरा बच्चा क्या बने, जेंटलमैन बने, और जो कुछ भी बने बच्चा का उसका काम होगी, बड़ा होने के बाद उसकी पूरी आज़ादी होगी। यह नहीं कि बेटा तुमको इंजीनियर ही बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सेन साहब के इस उत्तर का शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐठ कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल सुन के सेन साहब उठने लगे। उसके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट किया, उन्हीं के साथ बाहर आए। सेन साहब का जो शोफर था एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का लड़का था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। मार देंगे करके बच्चा की ओर लपक रहा था, बच्चा बरका की ओर लपक रहा था। दरअसल बात क्या हुआ था वो समझते हैं। सेन साहब को देख के औरत सहम गई, थोड़ा सा डर गई। क्यों डर गई आगे बताते हैं। सोफर ने साहब की ओर बढ़ के अदब के साथ बोला, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। वही कार जो 7,500 में आई थी, एनड्रीमल कंपनी की कार थी, काली रंग की कार थी। उसी कार को मदन, एक लड़का है, और वह लड़का क्या कर रहा है, छू रहा है। कौन छू रहा है? मदन। याद रखना, कहानी का हीरो, कहानी का मुख्य नायक मदन है। वह मदन जो है गाड़ी को छू रहा था। तो सोफर बोला, गाड़ी गंदा हो जाती, इसीलिए मैंने मना किया। तो कहने लगा, जा। तो मैंने उसे पकड़ के अलग किया तो मुझे मारने दौड़ा, ऐसा आरोप सोफर कहता है। तब तक में उसकी माँ भी खमखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। वो औरत इसीलिए भी चुप रह गई क्योंकि उसका पति का नाम गिरधर लाल था, मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। गिरधर लाल की वो औरत पत्नी थी और उसी के यहाँ नौकरी करता था। मन में ये डर था कि यदा कुछ बोलेंगे, यदा कुछ करेंगे तो नौकरी से निकाल देगा, इसीलिए वो सहम गई। सेन साहब ने बड़े संयत पे कठोर स्वर में कहा। सेन साहब ने क्या कहा? ध्यान देना, क्या कहा? क्या जो कहा उस बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया बात बोला कि खराब बात बोला, विचार कीजिएगा। मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी हरकत नहीं करे। किसने बोला? सेन साहब ने बोला। किसको बोला? मदन की माँ को बोला। नहीं, मदन की माँ को बोला। ए मदन की माँ, मदन को यहाँ से कार के बगल से ले जाओ, फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करे। मदन अपनी माँ के बच्चे के मदन की जो माँ है अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछते हुए चली गई। ड्राइवर ने शायद ढकेल दिया था, मदन को धक्का दे दिया था, और उस धक्का के कारण मदन गिर गया था, चोट लग गया था, उसी से उसको खून आ रहा था। आखिर था तो मामूली बेटे का किरौनी था, मामूली किरौनी के बेटे था। सेन साहब की ड्राइवर ने धक्का दे दिया, चोट आ गई तो कौन बड़ी बात हो गई, था तो नौकर का ही बेटा ना। ठीक उसी वक्त जिस वक्त ये घटना घटा, दूसरी घटना घटी, 2 घटना एक साथ घटी। उसी वक्त घटना क्या घटी, मोटर के पीछे जो कार थी, कार के पीछे खटखट की आवाज़ सुनाई दिया। सेन साहब लपके, सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ी से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चल दिए, अपने गाड़ी की ओर चल दिए। सभी ने देखा, क्या देखा? सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसकी हल्की मुस्कुराहट के साथ अपना बेटा को गोद में लेके डॉट रहे हैं। घटना क्या घटा था, मोटर का जो पिछली व्यक्ति था, जो 7,500 में कार खरीदा था,
उसका बत्ती का लाल शीशा, जिसको आप लोग बैक लाइट कहते हैं, बुक 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 करता है, उस लाइट को चूर दिया था, चकनाचूर कर दिया था। कौन चूर दिया था? खोखा। खोखा। और दूसरे के बच्चे के लिए क्या बोला था? ऐसा गलती नहीं करना, बगल में खड़ा भी नहीं होना, मतलब कार के बगल में खड़ा होने पे रोक है। अपना बच्चा शीशो भंग दिया तो कोई बात नहीं, अपना बच्चा है। हाँ, सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा ना आप लोगों को, मेरा बेटा शरारती हो गया है, शरारती हो गया है कासू, मोटर कार के पीछे लगे रहता है, उसके कल पुर्जे को अभी से खोल के देखते रहता है। मेरा बेटा को बड़ा दिलचस्पी है। अब क्या बताऊं, शायद मेरा बेटा देखना चाहता है, शीशा भौंक के देखना चाहता है उस बत्ती के अंदर क्या है, बत्ती के अंदर क्या है। ऐसा कौन सोचता है? सेन साहब सोचते हैं। सेन साहब खोखा को ज़मीन पे रख के अपने दोस्तों के साथ उसके कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्र की भाव तो देखी नहीं, देखते भी तो समझ पाते कोई इसमें कोई शक ही था। मिस्टर सिंह अपनी कार की ओर पहुँचे, सेन साहब को नमस्कार करके दरवाज़ा खोलने के लिए बैठा, वो फिर रुक गए। अचानक मिस्टर सिंह को उसकी निगाह उसके अगले चक्के पर पड़ी, चक्का पर पड़ी तो देखा कि चक्का का हवा गायब है। नज़दीक जाके देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए, टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े और जगते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा बेटा कासू ने कार का हवा निकाल दिया है? उसका बेटा वास्तविक में हरपट्टी था, खुराफाती था, और खुराफाती को बढ़िया बुझता था। बाप के गाड़ी का शीशा भंग दिया, दूसरे मेहमान के गाड़ी का हवा निकाल दिया। ड्राइवर जरा दूसरे चक्का को भी देख लो, पंप लाकर हवा भर दो, हाँ कुर्सी लॉन में लाके लगा दो, तत्काल हम लोग बैठ के यहाँ गप करते हैं। ऐसा ये लोग हवा भरेगा तो समय तो लगेगा ही उसमें, तत्काल हम लोग बैठ के गप करते हैं। ड्राइवर ने कार का एक चक्का लगाकर सूचना दिया तो दूसरी ओर के पिछले चक्के की हवा निकाली हुई थी पहले से ही। तब तो पक्का विश्वास हो गया। सेन साहब बोले, काम तो कासू का ही लगता है, इधर ही खेल रहा था, सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। सोफर ने क्या बोला, काम ही पक्का किसका लगता है? कासू का लगता है, खोखा का लगता है, वो लड़का इसी जगह कार के बगल में खेल रहा था। अब सोचिए, अपना बेटा शीशा का पिछला लाइट बैक लाइट भंग दिया, दूसरे गाड़ी का अगला पिछला चक्का का हवा निकाल दिया, बगल में खड़ा होने पे जब ढकेल के खून बहाया जा सकता है, अपना बच्चा गलती किया तो इसको इग्नोर कर दिया। मुखर्जी साहब की कार सकुशल थी, वो अपने पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सी पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बताया, कासू ने चक्का का हवा निकालने का सीख लिया था, कैसे हवा निकाला जाता है, और मौका मिलते ही हवा निकाल देता है, और उससे आवाज़ निकलते हवा निकलती ना, उसको सुनने में अच्छा लगता है, वो जानबूझ के हवा निकाल देता है। ऐसा सेन साहब का अपना ख्याल है। उसके हरकतों को देखकर लगता है कि सेन साहब का मेरा बच्चा अभी से देखिए कितना मजा लेता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ऐसा सेन साहब सबको कहते थे, थकते नहीं थे। मतलब जब तक उसके दरवाजे पे रहा, सेन साहब बकबक करते रहे, बेमतलब की बातें होती रही, और जब तक कि चक्का में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह से रुखसत नहीं हो गए, चले नहीं गए। खैर, सेन साहब अंदर लौटे तो डेरा को मदन के पिता गिरधर लाल, हम इसको बता चुके हैं, पूछा जाएगा आपसे, मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल, जो उसी के फैक्ट्री में किरानी था, और बंगले में हाथों में ही एक कोना में एक आउट हाउस में रहता था, घर के बाहर छोटा सा घर था, वहाँ पे रहते थे। बुलाओ उसको, गिरधर लाल को बुलाओ। गिरधर लाल को बुलाया, गिरधर लाल आया, सेन साहब के झुक के प्रणाम किया, खड़ा रहा। कैसे खड़ा रहा? जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा रहता है। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया, गिरधर लाल देखो गिरधर लाल,
आजकल मदन बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारा और तुम्हारा मदन का भला ही चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। मेरे सामने भी डरने के बदले ड्राइवर की ओर लपक रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। किसने बोला? बहुत भी लाइन है। किसने बोला? सेन साहब ने। किसको बोला? गिरधारी लाल को बुलाया, उसके बाप को बोला कि मेरे सामने में मदन लपक रहा था। और बोला ऐसे ही लड़के, किसके बारे में बोला? मदन के बारे में बोला। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं। किसने बोला? किसको बोला? गिरधर लाल को बोला। गिरधर लाल कभी कभी बीच में जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी रहा। उसकी क्या हालत होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। गिरधर लाल तुम जा सकते हो। यह से डंट उठ के गिरधर लाल को वहाँ से चला दिया। उसी रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार। गिरधर लाल घर गया और मदन को पाटना शुरू कर दिया। बाप बेटा को मारने लगा। गिरधर लाल मदन को मारने लगा। गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या था? मदन था। उसको पीटने लगा। अब मदन मार खा भी रहा था, जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। अब सेन साहब को घर में जहाँ सोए हुए थे वहाँ भी आवाज़ आ रही थी। आराम में खलल पड़ने पर झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। जो सेन साहब थे उसने अपने बंगले में, अपने रूम में, अपने ड्राइंग में, अपने स्लीपिंग रूम में, सोने वाले रूम में सेन साहब ने अपने पत्नी को बोला, गिरधर लाल समझदार आदमी है। उसके बीवी ने यानी कि मदन की माँ ने मदन को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, इसी तरह मारते रहे, कमबख्त का खाल उखाड़ ले और इसी तरह कराई जारी रहे तो शायद मदन ठीक हो जाएगा। स्क्वायर द रॉड एंड स्वेल द चाइल्ड। रॉड मारते मारते बच्चे का चमड़ी उखाड़ लेना चाहिए। ऐसा कौन सोच रहा था? सेन साहब। कार के बगल में खड़ा हो गया दूसरे का बच्चा तो मन में भावना आती है उसको मार मार के चमड़ी उखाड़ लेना चाहिए। और अपना बच्चा करे मतलब अपना कुत्ता टॉमी, दूसरे कुत्ता कुत्ता। आगे बढ़ते हैं। माता सेन साहब की जो पत्नी थी उसकी भी नींद उचट गई। बच्चा रो रहा था घर के बंगले के बाहर में। मदन चिल्ला चिल्ला के रो रहा था और चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति पर बकबक कर रही थी। और अपनी खींच भी सेन साहब की पत्नी ने भी अपना खींच मदन पे ही उतारा। और क्या बोला? कमबख्त। क्या बोला? कमबख्त। ध्यान दीजिएगा, जो बोला उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा का बराबरी करता फिरता है। पति पत्नी बंगले में सोए हुए हैं। सेन साहब मेम साहब रूम में, अपने रूम में सोए हुए हैं। संध्या का समय है और गिरधर लाल अपना बेटा मदन को मार रहा है। मार खाते हुए चिल्ला रहा है, मदन चिल्ला भी रहा है। अब बंगले में जहाँ सोया हुआ है सेन साहब मेम साहब अपना पति का जो गुस्सा पति पे झाड़ना था वो भी गुस्सा मदन के बारे में बोलता है। कमबख्त कहीं का, कौवा के तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है। ऐसा कौन बोल रहा है? मेम साहब। पत्नी बोल रही है सेन साहब को। मदन का आर्दन रुक गया, रोता हुआ रुक गया। खैरियत थी। उसकी सिसकियाँ सोने। अब मदन थोड़ा मार खाने के बाद कुछ दिनों बाद उसका सिसकियाँ रुक गई और सैनागार तक वो नहीं पहुंचती थी। लेकिन दूसरे दिन तो अजब मामला हो गया। क्या मामला हो गया? आज रात को मार खाया मदन, कल दूसरे दिन एक उल्टा मामला हो गया। शाम का वक्त था, खेलता कूदता खोखा जो कासू, जो दुलड़वा, जो हरपट्टी बच्चा था, उदंड बच्चा था, वह बच्चा अपने बंगले से बाहर चला गया। बंगले से बाहर चला गया। कहाँ चला गया? बंगले से बाहर चला गया खेलने के लिए। घर से बाहर चला गया, बंगले से हाथा से बाहर चला गया।
और वहाँ धूल में पड़े मदन पड़ोसियों के आवारागर्दी छोकरों के साथ लट्टू नजर आता। वहाँ जो है ना बाहर चला गया, जैसे आपके घर के बाहर में फील्ड है ना पीपर गाछ के पास, यहाँ पे चला आया। मदन वहाँ छोकरों के साथ लट्टू घुमा रहा था। मदन जो है छोकरों के साथ क्या घुमा रहा था? लट्टू घुमा रहा था। और खोखा ने देखा तो खोखा का भी तबीयत में चल गया, मन में चल गया, हम भी जाएंगे लट्टू घुमाएंगे। लेखक बताता है, लेखक क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा, लेखक क्या बताता है। लेखक आगे बताता है, यहाँ पे हंस बोला गया है, हंस बोला गया है, कासू को, खोखा को और मदन को कौवा बोला गया है। अब मदन के दोस्तों को कौवा का झुंड बोला गया है। आवारा बच्चों का जो झुंड होता है, हरपट्टी बच्चों का जो झुंड होता है, जो बाहर में खेलते कूदते रहता है, उसको यहाँ पे कौवा बोला गया है। और अमीर घर के बच्चे को हंस बोला गया है। क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा इस पे, यही बोला गया है। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यह कई बार पूछा है। हंस कौवा के जमात में शामिल होने के लिए क्या हुआ? ललक गया। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा। किसने बोला? मदन को बोला, खोखा ने बोला। मदन को बोला, अरे मदन, हमको भी लट्टू दो, हम भी खेलेगा, हमको भी लट्टू दो, हम भी लट्टू को घुमाएगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उम्र थी नहीं, वो खोखा को अपनी जमात में शामिल होने का फ़ायदा नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। दूसरे लड़के उसी की उम्र के थे, कभी कभी खोखा जो बिस्कुट चॉकलेट सब खिला देता था, बाकी बच्चे को फ़ायदे था, बच्चे में तो फ़ायदा होती ही है, तो बोला मिल लिया जाए। दूसरे लड़के को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन रात में उसको खोखा के बाप के कारण मार खाया था, मदन मार खाया था, उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। पर अपमानित लीडर, प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी? उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने के लिए, हाय लट्टू तेरे, जा अपने बाप के मोटर में जाके बैठ, बड़का आया है लट्टू खेलने के लिए। किसने बोला? मदन ने बोला। किसको बोला? खोखा को। इसी बात पे कासू तैस में आ गया। कासू जिसका खोखा नाम था, तैस में आ गया, जोश में आ गया, गुस्सों में आ गया। वह छोटा था, 5 साल का लड़का था, अपने नौकर पर, बहन पर भी हाथ चला देता था। अब माँ और बाप दोनों मिलकर डांटता था, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मारा तो मारा, छोड़ दो, बच्चा है। कोई की इसकी मजाल वो नौकरों को मारता था, ड्राइवर को भी मारता था, बहन को भी मारता था। आओ देखा ना, तो घर में आदत बना हुआ था बड़े लोगों पे हाथ छोड़ने का। खोखा ने मदन को एक घुसा मार दिया। किसने मार दिया? खोखा ने, कासू ने मार दिया। किसको? मदन को मार दिया। अब चोर गुंडा डाकू बनने वाला मदन भी कहाँ मोड़ने वाला था? कहाँ मोड़ने वाला था? वह झट से कासू पे टूट पड़ा। दूसरे लड़के भी इस दोनों के युद्ध को द्वंद्व मजा लेने लगे। चारों बगल से बच्चे लोग घेर लिए, बीच में 2 है, एगो मदन और एगो कासू है। बाकी बच्चे क्या कर लिए? घेर लिए और बुझो कि द्वंद्व युद्ध होने लगा। जब 2 लोगों के बीच लड़ाई होती है, बाकी लोग देखते हैं, ऐसे युद्ध को द्वंद्व युद्ध कहते हैं। द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे। यह लड़ाई हड्डी और मांस की लड़ाई थी। हड्डी किसके पास था? मदन के पास था। मांस किसके पास था? खोखा के पास था। यह लड़ाई बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। बंगला का पिल्ला कौन था? बंगला का पिल्ला खोखा था, कासू था। और गले का कुत्ता कौन था? मदन था। यह आदमी मोटे और पतले लोगों की लड़ाई हो गई। जो मोटा था वो खोखा था, जो पतला था यह हड्डी और लड़ाई, यह हड्डी और मांस की लड़ाई हो गई। यह लड़ाई यदि हाथों में हुआ रहता तो निश्चित तौर पे कासू जीत जाता। लेकिन वहाँ तो 1 मिनट के बाद ही वहाँ रोता हुआ घर से वहाँ से भाग निकला। महल और झोपड़ी वाली की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, याद रखना। जब महल वाला लड़े, झोपड़ी वाला लड़े, तो हमेशा कौन जीत जाते हैं? महल वाले। क्योंकि जो झोपड़ी वाले लोग हैं वो महल वाले का साथ दे देते हैं।
और झोपड़ी वाला हार जाता है। झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही के खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चे को अकल कहाँ, उन्होंने तो न तो अपने मदन का साथ दिया न खोखा का साथ दिया, न तो उसने दुर्दम्य लीडर की मदद किया, न अपने माता पिता के मालिक के लॉर्डर की मदद किया। हाँ, लड़ाई जैसे ही ख़त्म हुई, वहाँ से सारे बच्चे तितर बितर हो गए। तितर बितर होना, इधर उधर भाग जाना, याद रखना, तितर बितर होना मुहावरा है। तितर बितर हो गए, इधर उधर क्या हो गए, भाग गए। दरअसल बात क्या हुआ वहाँ पे, वो बाद में बताते हैं। मदन घर नहीं लौटा, जाता भी तो कहाँ, 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर उसे भूख लगी, गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात था। डर तो आज इस बात का था कि आज की मार सब दिनों के मार से अधिक बुरी होगी, आज बहुत पापा पीटेंगे। उसका उपाय ही क्या था। शाम होने लगा, वह पहले रसोई घर में घुसा। रात होने लगा था, वह वहाँ पे माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। इत्मीनान से चुपचाप पहले रसोई घर में भरपेट खाना खाया और फिर दरवाजे के पास आके अंदर माता पिता जो बात कर रहे थे, गिरधरलाल पत्नी से जो बात कर रहा था, मदन की माँ से जो बात कर रहा था, उसको सुनने का कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज तो पापा गरज भी नहीं रहे हैं। अम्मों ने कोई बात पूछी जिसे वो ठीक से नहीं सुन सका तो बाबूजी झल्ला कर बोले, कल से मकान, बोले अरे भैया बतलाए ना, सेन साहब ने यही कहा है कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल मकान खाली कर दो, अपनी तनख्वाह ऑफिस में आके ले जाना। मदन के काम की बात कुछ नहीं हो रही थी, उसकी सजा की कोई बात नहीं हो रही थी, इसीलिए वो सुनता, वहाँ से वो चल पड़ा। मदन के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। वह दबे पांव बरामदे पर रखी चारपाई खटिया की तरफ सोने के लिए जब चला, अंधेरे में उसका पैर एक लोटा से लग गया और लोटे की ठंड की आवाज़ ने मदन की जो पैर लग गया, ठोकर लग गया, उस आवाज़ ने गिरधरलाल बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ आई। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में अपने दोनों छाती से अपने हाथों को मोड़ के खड़ा हो गया। अब पप्पा मारेंगे। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था और बहुत पीटने पर रोता भी था। कैसे रोता था, बहुत बहादुरी के साथ रोता था। गिरधरलाल निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत बीच लिए, अब पापा मारेंगे, अब मारेंगे। दांत को खींच लिए, दांत पे दांत रख लिए, दोनों हाथ को मैंने इस तरह से खड़े हो गए और मार खाने की तैयारी में आ गया। गिरधरलाल मदन के बिल्कुल पास आया। अचानक वह ठिठक गया, उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद भी नहीं है कि पिता ने कब उसे इतना प्यार किया था। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उसी उल्लास गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर मुमकिन हो सकता है। गिरधरलाल ने बोला, शाबाश बेटा शाबाश, एक तेरा बाप है और एक तू है। तूने तो खो खा के दो दांत तोड़ डाले। बाप ठाका मार के हंसता, हा हा हा। यानी कि एक बाप कुछ नहीं कर सका, बाप ने कुछ नहीं कर सका तो उसका बेटा मदन ने खोखा को, वहाँ उस लड़ाई का सीन याद पाड़िए जब बच्चे लोग द्वंद्व युद्ध का मजा ले रहे थे। खोखा और मदन लड़ रहा था। जब पहले तो मार शुरू किया था किसने, खोखा ने, और उसका बदला लेके घोल्टा दिया, उसके ऊपर चढ़ गया, मुँह में मारते रहा, फाइटे। 2 दांत मारते मारते तोड़ दिया। किसका तोड़ दिया, खोखा का। जब खून बहने लगा, बच्चा बहुत जोर से रोने लगा तो बाकी बच्चे 9-2 इधर तितर बितर हो गए, भाग रही सब बच्चे वहाँ से भाग गए और मदन ने खोखा का 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार से यह कहानी खत्म होती है। इसको कुछ क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यदि इसमें से क्वेश्चन यह भी है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। कहानी के शीर्षक की इसमें लिखना है, इस कहानी का शीर्षक विष के दांत है। इस कहानी में मदन और खोखा की कहानी है। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की कहानी है। यह कहानी हड्डी
और मौस की कहानी है। और जो विष के दांत हैं, जो विष के दांत हैं वो खोखा का दांत है। वो बड़े लोगों पे भी हाथ छोड़ देता है, नौकर पे हाथ चला देता है, सोफर पे हाथ चला देता है, बहन पे हाथ चला देता है, गमला तोड़ देता है। यानी कि सारे उसमें अवगुण भरे हुए हैं और अवगुण को पिताजी स्वभाव मान लिया है। जो खराब गुण है उसको पिताजी अच्छा मान लिए हैं, खराब मान लिए हैं। वही विष का दांत है, वो दूसरे को हपक भी लेता है और उसी दांत को मदन ने घुसा मारते मारते तोड़ दिया। मुंह में मारा और दांत उसका टूट गया। अर्थात किसका तो किसा दांत टूट गया? विष वाला दांत टूट गया, जहर वाला दांत टूट गया। इस प्रकार से कह सकते हैं कि कहानी का जो शीर्षक है, कहानी का जो शीर्षक है, कहानी का शीर्षक क्या है? विष के दांत। कहानी बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग भेद। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग भेद आधारित जो भेदभाव है उसको भी अपने शब्दों में बताइए, क्या भेदभाव किए जा रहा है। तो इसमें लिखना है, सेन साहब को 5 लड़कियां थी, 1 लड़का था। सेन साहब मध्यम वर्गीय परिवार से थे। सेन साहब कैसे परिवार से थे? मध्यम वर्गीय परिवार से थे। सेन साहब अपने परिवार में बच्चों के बीच क्या करते थे? भेदभाव करते थे। क्या करते थे? भेदभाव करते थे। बेटा के लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था थी और बेटी के लिए शिक्षा की अलग व्यवस्था थी। बेटी के लिए घर पे ही शिक्षा की व्यवस्था थी, बेटे को बाहर भेजा करते थे। और बेटे को सब चीज़ करने की आज़ादी थी, जिसके कारण उसका स्वभाव भी बिगड़ गया था। बेटी मूर्ति की तरह खड़ी रहती थी, कुछ भी, यहाँ तक कि हंस बोल भी नहीं पाती थी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में भेदभाव किया जाता है। भेदभाव में ना, बेटा को ज़्यादा मानना, बेटी कम मानना, इसी को क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। आपके भी परिवार में, समाज में भी थोड़ा बहुत भेदभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? खोखा किस मामले में अपवाद था? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, खोखा किस मामले में अपवाद था? खोखा जीवन के सभी नियम पर अपवाद था। खोखा क्या था? जीवन के सभी नियम पर अपवाद था। सेन साहब को 5 लड़कियां थी और बुढ़ापा में आके एक बेटा हुआ था। जब संतान की कोई उम्मीद नहीं थी, बेटा होने का जब कोई उम्मीद नहीं थी, तब सेन साहब को एक बेटा हुआ था। यानी कि पति पत्नी जब बूढ़ा हो गए थे, सेन साहब मेम साहब बूढ़ा हो गए थे, उस वक्त उसको एक बेटा हुआ था। इसीलिए सेन साहब, सॉरी क्या नाम है इसका? खोखा। खोखा जीवन के सभी नियम का क्या था? अपवाद था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, सेन दंपति। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सेन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उस संभावनाओं के लिए उन्होंने कैसी शिक्षा व्यवस्था किया था? सेन साहब यानी सेन दंपति, दंपति में ना होता है पति पत्नी, दोनों वर्ड को मिला देंगे तो दंपति कहलाता है। सेन साहब खोखा में संभावना देखते थे, सब लोगों को कहते थे कि उसका जो बेटा है आगे चल के बड़ा होके क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। वह बचपन से ही देखते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। और इंजीनियर बनने के लिए, कहने के लिए उन्होंने अपने जो बड़ई जो उसके यहाँ काम करता है उसको भी ला के यहाँ पे रख दिया, बोल दिया 2 घंटा इसको ठोकने ठकने का लूट सिखाया करो, ज्ञान दिया करो। और इसकी संभावनाओं के लिए उन्होंने बढ़ई को कह दिया कि घर पे आके 1-1.5 घंटा समय दीजिए, ठीक ठाक करने के लिए सीखे, ताकि उंगली पर हथियार को पकड़ने का तरीका उंगली सीख सके। अगला कुछ पंक्ति डायलॉग है, ये डायलॉग आप सबको याद रखना है। ये डायलॉग, हम चारों डायलॉग एक साथ इसको घेर रहे हैं। ये डायलॉग है, ये आपके किताब में इस अध्याय में 4 डायलॉग है। उस डायलॉग को कहा जाता है स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। लड़कियों क्या है? कठपुतली है, उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। यह पहला डायलॉग है स्वप्रसंग व्याख्या में। खोखा के दुर्लभ स्वभाव के कारण ही सेनों ने सिद्धांतों को भी
बदल दिया था। ये दूसरा हो गया। तीसरा है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसमें पहला में क्या लिखिएगा? हम पहला बात कर रहे हैं, लड़कियों क्या है, कठपुतली है। इसमें लिखना है, उपरोक्त पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से लिया गया है। इस कहानी या 20 के दांत कहानी से लिया गया है। यह डायलॉग कौन से लिया गया है? 20 के दांत कहानी से यह पंक्ति लिया गया है। इस कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। इसमें वो प्रकाश डालते हैं परिवार के बारे में। सेन साहब को 5 लड़कियों हैं। 5 लड़की सभ्य है, रजनी है, आरती है, शेफाली है, सीमा है। ये 5 लड़की क्या है? सीधी है, सज्जन है, सुशील है, और माता पिता को इस बात का गर्व है। वो घर में कोई गमला नहीं तोड़ता है, कार को धक्का नहीं पहुंचाता है, किसी को परेशान नहीं करता है, हंसता भी नहीं है, खेलता भी नहीं है। शाम के वक्त थोड़ा सा खेलता है, शाम के वक्त वो थोड़ा सा खेलता है। बताया गया कि खेलना स्वास्थ्य के लिए क्या है। कहने का भाव है, लड़कियां इतनी सीधी है, इतनी सुशील है, इतनी शालीन है। इसी बात को लेके सेन साहब अपने आप पे गर्व करते। मेरा 5 बेटी एकदम शांत रहती, मेरी बेटी इसी कोई बेटी नहीं। अब हम बात करते हैं 5 का खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेन ने सिद्धांतों को बदल लिया था। इसमें क्या लिखेंगे? खोखा के दुर्लित, इसमें लिखे उपरोक्त पंक्ति। दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, लिखना इसमें पंक्ति पहले लिख देना है। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार सेन ने सिद्धांतों को बदल लिया था। उपरोक्त पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से लिया गया है। यह पंक्ति 20 के दांत कहानी से लिया गया है। इस कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इसमें बताया गया है कि दुर्लित स्वभाव के कारण अपने व्यवहार को बदल दिया गया। सेन दंपत्ति पुत्री के लिए अलग नियम है और पुत्र के लिए अलग नियम है। पुत्री के लिए और पुत्र के लिए अलग नियम है। पुत्र जो भी करता था उसी को पिता नियम मान लेता था। पुत्र जो भी करता था उसी को क्या मान लेता था? नियम मान लेता था। उसकी हरकत का प्रतिरोध, उसके गलत हरकत का विरोध कोई नहीं करता था। जो सेन दंपत्ति हैं, जो सेन साहब हैं, उसकी मानसिकता पुत्र के कारण, ममता के कारण, या कहिए दुर्लित स्वभाव के, बच्चे के दुर्लित स्वभाव के कारण बदल गया था। और बेटा के हिसाब से उन्होंने जीवन को ढालने का प्रयास किया था। इसका मूल कारण यही था कि जो पुत्रहीन है, जो निपुत्र पिता है, वह बुढ़ापा में आके उसे एक बेटा हुआ था। ललिला पर एक बेटा हुआ था। ललिला पर क्या हुआ था? एक बेटा हुआ था। और इसीलिए वो पुत्र के किसी बात का विरोध नहीं करता है। असलियत में ऐसे ही लड़के गुंडे बनते हैं, नशाबाज बनते हैं, दारूबाज बनते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही लड़के